हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 समझाऊँ। ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा था कि हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे। चलिए अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है, इसमें भी आपको दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। और आपको इसके रूट्स निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मेथड नहीं लिख के दिया, तो आप किसी भी मेथड से इन दो इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, उसके बाद उनके रूट्स निकालेंगे। ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 आपके पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है ना, तो पहले हम बेस सेम करते हैं। तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये x यहाँ पर डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। तो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर लो, और आप चाहो तो इसे किससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास था क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा इसी फॉर्मूले से किया है। जिन्होंने भी अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं किया है, तो पहले आप वो दो क्वेश्चन कर लीजिएगा, तभी आपको रूट्स निकालने आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इन दो क्वेश्चन की वीडियो। चलिए अब देखो, फॉर्मूले में ही दिख रहा है आपको बी ए सी, ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो इनकी वैल्यू चाहिए कि आपको वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो हम इसको क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हम देखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ रही है, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर -3 आ रही है। ठीक है। और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर -1 आ रही है। मिल गई तीनों वैल्यूज। अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। माइनस बी की जगह लिखेंगे -3, प्लस माइनस ऐसी है अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर, -4 ए की जगह ए और सी की जगह सी लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 1 लिख दिया। ठीक है। फिर वैल्यूज पुट किए हैं, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया तो 3 बचा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि इस वाले माइनस से और इस वाले माइनस का मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया। डिवाइड में आपके पास 2 है, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन में 2। तो रूट्स चाहिए थे, तो मेरे पास यहाँ पर दो रूट्स आ गए। 13 को तो मैं रूट से नहीं निकाल सकती हूँ, यहाँ लिख देंगे रूट्स आर। एक बार x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पर 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है। और एक बार आ जाएगी 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, ये आपके दो रूट्स आ गए फर्स्ट वाली इक्वेशन के। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हम इसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30, जिसमें x जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, -4 और 7 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। चलो सॉल्यूशन अपना यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 है। बेस सेम कर लेती हूँ पहले यहाँ पर। तो x प्लस 4 और x माइनस 7 मैंने एलसीएम में लिख दिया। अब देखो x प्लस 4 तो यहाँ नीचे लिखा हुआ ही है इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर x माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस
यहाँ पर आपके पास x माइनस 7 डिनोमिनेटर में लिखा है तो मल्टीप्लाई x प्लस 4 से हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 11/30 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आगे आप पे x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 और नीचे फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है यहाँ तक, और यहाँ पर आ जाएगा 11/30। इस x से ये x तो कट हो गया, तो माइनस 11 यहाँ पर बचा, और इस x को जब हमने ब्रैकेट के अंदर इंटू किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x माइनस का 28 इस इक्वल्स टू 11/30 आ गया, ठीक है। अब देखो इस 11 से इस 11 को मैंने काट दिया तो यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। आमने सामने कट सकते हैं तब जब एक एक टर्म होगी और या तो डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। तो -1 अपॉन में यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का, ठीक है। तो -3x और -28 इज इक्वल्स टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -30 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अब प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई यहाँ पर मेरे पास। अब आप चाहो तो इसमें कोई सा भी मेथड लगा के इसके रूट्स निकाल सकते हो, तो हम ऐसा करते हैं, चलो इसमें मिडल टर्म स्प्लिट लगाते हैं। आप लोगों को याद होगा मिडल टर्म स्प्लिट, जिसमें हम बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते थे दो पार्ट्स में कि प्लस माइनस करने के बाद तो वो बीच वाली टर्म ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद साइड वाली जो दोनों टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन आए, मतलब कि 2x² है, ठीक है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x है तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ ना -2x और -x। देखो आप चाहो तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, सिर्फ रूट्स निकालने तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एक पेयर हो गया, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x-2 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x-2 आ गया, बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है। तो एक बार x-1 को 0 के इक्वल रख दिया मैंने, और एक बार x-2 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरे रूट्स क्या आ गए, रूट्स आर 1 एंड 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स होंगे और दोनों रूट्स यहाँ पर मेरे निकल गए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहे हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखो यहाँ पर एक बॉय है रहमान, आपको कह रहा है कि इसकी जो एज दे रखी है 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, इन दोनों की एज का अगर आप रेसिप्रोकल कर दो और उसके बाद उसका सम कर दो, प्लस कर दो, तो आपका आंसर 1/3 आएगा। तो बताओ उसकी आज की एज कितनी है। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का अगर आप रेसिप्रोकल कर दो और उसके बाद उन दोनों को प्लस कर दो, जो भी रेसिप्रोकल करके आया, तो आप किसके इक्वल आएगा, वो आंसर 1/3 के इक्वल आएगा, और आपको उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, प्रेजेंट एज हमको बतानी है तो ऐसा करते हैं, उसकी प्रेजेंट एज को ही हम x मान लेते हैं और x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। अब 3 ईयर एगो, 3 साल पीछे जाना था, तो चलो 3 ईयर एगो उसकी एज कितनी होगी, देखो उसकी आज की एज जो है वो x है, तो उसकी 3 साल पहले की एज कितनी होगी, x-3 ईयर्स, ठीक है। अब 5 साल बाद भी जाना था तो 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, देखो आज उसकी एज है x, 5 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 5 ही तो होगी, वो 5 साल बड़ा हो गया होगा ना, तो इसलिए x प्लस 5 ईयर्स। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें ना तो हमसे वो ये कह रहा है कि जो ये 3 साल पहले की एज थी और जो 5 साल बाद की एज है इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/x-3 और 1/x+5, रेसिप्रोकल का मतलब तो यही होता है ना कि पलट दो,
है ना, और उनका सम कर दो, तो सम मतलब प्लस, तो प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर किसके बराबर आएगा, 1/3 के। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। बस अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही तो हो गया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं x-3 और x+5 का, तो यहाँ पर x+5 आ जाएगा और यहाँ पर x-3 आ जाएगा, ये 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2x+2, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। आप चाहो तो आइडेंटिटी लगा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x² + 5x, अब 3 को अंदर इंटू करेंगे तो -3x, और माइनस का 15 आ जाएगा, इस इक्वल्स टू में 1/3 ऐसी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 2x प्लस का 2 ऐसी है, और यहाँ पर देखें तो x² प्लस का 2x और माइनस का 15 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 के साथ ये आ गया 2x + 2, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। चलिए 3 को अंडर इंटू करेंगे तो 6x + 6 इज इक्वल्स टू x² प्लस का 2x माइनस का 15, तो x² प्लस का 2x माइनस का 15, इस 6x को भी दूसरी साइड ले आई तो माइनस का हो गया, 6 को भी दूसरी साइड ले गई तो माइनस का हो गया, इजिकल टू में 0 हो गया। x² प्लस के 2x में माइनस का 6x किया तो माइनस का 4x आया, माइनस के 15 में माइनस का 6 प्लस किया तो माइनस का 21 आया, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन आपका माइनस का ही लगता है, ठीक है। अब ये आपके पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको तो यहाँ पर रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ये मेथड आपको यूज करना है, तो हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट हो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, किसी से भी यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम मिडल टर्म स्प्लिट से निकालते हैं। जो ये बीच वाली टर्म है 4x, इसको दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 4x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए, मतलब कि माइनस का 21x² आए। तो ऐसे कौन से वो दो नंबर होंगे, तो 7 और 3 ले लें, क्योंकि 7 3 जा 21 भी होता है, और अगर हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे ना तो 4 भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए वो ही ले लेते हैं, पर 7 जो है ना 7x वो माइनस का लेंगे, क्योंकि 4x मेरे पास यहाँ पर माइनस का है, इसे इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x-7 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x-7 बचा, ठीक है। तो x+3 और x-7 इज इक्वल्स टू 0, एक बार x+3 को 0 के इक्वल रख दिया और एक बार x-7 को 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखो आपने जो x था वो प्रेजेंट एज मानी थी, क्या कभी भी किसी की एज नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब ये तो मेरे लिए नॉट पॉसिबल है, क्योंकि एज हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हिज प्रेजेंट एज इज 7 years। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आपको इसमें स्टेटमेंट दे रखी थी, उससे पहले आपको खुद से इक्वेशन बनानी थी और फिर सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट हुआ था, तो एक गर्ल है यहाँ पर शेफाली, उसके मैथ्स और इंग्लिश के नंबर मिला के ना 30 आए थे। ऐसे हमें अलग अलग नहीं दे रखा कि मैथ्स में कितने नंबर थे और इंग्लिश में कितने थे, पर ये जरूर बता रखा है कि दोनों के नंबर मिला के 30 थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा और 3 नंबर इंग्लिश में कम होते, तो जो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट होता, मतलब कि जब आप मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा कर देते और इंग्लिश में 3 नंबर कम कर देते, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता उसके दोनों मार्क्स का, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का जब प्रोडक्ट निकालते मल्टीप्लाई करते तो वो 210 आता। तो फिर बताओ कि उसके जो मार्क्स हैं दोनों सब्जेक्ट में वो कितने कितने आए हैं, वो आपको बताने हैं। तो सेम वही एक स्टेटमेंट दे रखी है, इससे इक्वेशन आपको खुद से ही बनानी है।
तो चलो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात तो हमें मार्क्स नहीं दे रखे मैथ्स और इंग्लिश के कि कितने कितने हैं, तो वो हमें लेट करना पड़ेगा। तो चलो लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट दी मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैंने माने कि उसके एक्स मार्क्स आए थे। तो देखो दोनों के मिला के 30 थी ना, इंग्लिश और मैथ्स की। जब मैथ्स में एक्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस एक्स होंगे। अगर मैं 30 में से मैथ्स के नंबर हटा दूं तो इंग्लिश के ही तो बचेंगे, तो वही मैं यहाँ कर दूं। देन मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश, वो कितने होंगे, 30 माइनस एक्स। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो नंबर मैथ्स में बढ़ाने थे, तो x थे पहले, अब x प्लस 2 कर देते हैं। और 3 नंबर इंग्लिश से घटाने थे, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 कर देते हैं। और इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर 210, इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, बस अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो हम इसको x प्लस 2 और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब फर्स्ट x को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से 2 को भी 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में आप चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, वरना डॉट भी लगा सकते हो, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो x को ब्रैकेट के अंदर इंटू किया तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर आया। 2 को ब्रैकेट के अंदर इंटू किया, जब आप 2 को इंटू करोगे तो आपके पास 54 माइनस का 2x आएगा इजिकल टू 210 ऐसे ही। ठीक है, 27x में 2x करोगे माइनस, तो आपका 25x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 210, इसको भी मैं इसी साइड लिया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x स्क्वायर। ठीक है, अब 210 में से 54 को माइनस करना है, तो माइनस का 156 आएगा, क्योंकि 210 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सारी टर्म के साइन चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 इजिकल टू 0 आ गया। सबको मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड पे ले गई, साइन चेंज कर ली, ताकि मेरा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इक्वेशन आपकी बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी मर्जी, आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी तो मैथ्स के नंबर पता चल जाएंगे। अब मैथ्स के नंबर पता चल गए तो इंग्लिश के तो पता ही चल जाएंगे, क्योंकि दोनों के मार्क्स मिला के हमें 30 दे रखे थे। ठीक है, चलिए फिर वही मिडल टर्म स्प्लिट से ही कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 25x को इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 25x ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 156x स्क्वायर है। फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है वो, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12x और माइनस का 13x। 13 को जब आप 12 से इंटू करोगे तो 156 भी आएगा, और 13 में जब आप 12 प्लस करोगे तो 25 भी आ जाएगा। अब ये नंबर मैंने निकाले कैसे, मैंने क्या किया पता है, 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद उनमें से पेयर इस तरीके से बनाए कि वो दो नंबर जब मैं प्लस करूं तो 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 156 आ जाए। ठीक है, तो जो भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नंबर चाहिए होता है, आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल के भी पेयर बना सकते हैं। अब इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 12 आया, यहाँ से मैंने 13 कॉमन लिया तो x माइनस 12 आया। ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस था, तो वो साइन चेंज हो गया मेरा अंदर का। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार हम x को x माइनस 12 को 0 के बराबर रख देते, एक बार हम x माइनस 13 को 0 के बराबर रख देते। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई। अब ये तो दो वैल्यू आई है और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव की आई है, तो इसका मतलब दो आंसर आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, इफ द मार्क्स इन मैथ्स आर 12, अगर मैथ्स में 12 नंबर है तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे, देन मार्क्स इन
इंग्लिश विल बी 30 में से 12 को माइनस कर देती हूँ, पता चल जाएगा कितना होगा 18। लेकिन अगर 13 मार्क्स आए मैथ्स में तो क्योंकि x की तो 2 वैल्यूज निकली है ना, तो इफ द मार्क्स इन मैथ्स आर 13 then marks in English will be 30 माइनस 13, तो कितना आ जाएगा 70। तो अगर मैथ्स में 12 नंबर आए तो इंग्लिश में 18 आए, ठीक है, और अगर मैथ्स में 13 आए तो इंग्लिश में 17 आएंगे। दोनों को प्लस करोगे तो आपका 30 ही आ रहा है। क्लियर हो गया? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. देखो आपके पास ना यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उनकी साइड की। कैसे? जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, उसका जो डायगोनल है वो छोटी वाली साइड से 60 मीटर जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो उसकी फील्ड की लॉन्गर साइड है वो कैसे है, वो छोटी वाली साइड से 30 मीटर जाता है। और छोटी वाली साइड ही नहीं बता रखी, दोनों इन्फॉर्मेशन छोटी वाली साइड पे दे रखी है, लेकिन छोटी वाली साइड हमें बता नहीं रखी है, तो इसका मतलब छोटी वाली साइड को हमें x मानना पड़ेगा, है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो वो फील्ड है ना उसकी साइड्स आपको फाइंड करनी है। चलिए करें यहाँ पर फाइंड, कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना ही लेते हैं। ठीक है, एक डायगोनल की बात कर रहा था तो मैंने यहाँ एक डायगोनल बना लिया। नाम मैंने इसको यहाँ पर दे दिया ए बी सी डी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डी डी ही डायगोनल बनाओ, आप ए सी भी बना सकते हो। ठीक है, अब लेट करना पड़ेगा छोटी वाली साइड को, क्योंकि उसी पे बेस्ड बाकी दो इंफॉर्मेशन है। तो लेट दी शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, फिर लार्जर साइड कितनी आएगी, लार्जर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड वो इससे 30 ज्यादा थी, तो x प्लस 30 मीटर। और डायगोनल कितना आएगा, वो इससे 60 ज्यादा था, तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड वो आ जाएगा x प्लस 60 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो, आपको यहाँ से ये पता चला कि जो BD है वो आपका x प्लस 60 मीटर आ गया। ठीक है, मैंने माना जो मेरी वो शॉर्टर साइड थी ना, वो मैंने CD मान ली। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो ब्रैकेट में ये CD है। ठीक है, तो शॉर्टर साइड मैंने यहाँ पर CD मान ली तो वो x आ गई। लॉन्गर साइड मैंने यहाँ पर BC मानी तो वो मेरी x प्लस 30 आ गई। ठीक है यहाँ तक? अब मैं बात करूं किसकी, ट्राइंगल BCD की, इस वाले ट्राइंगल की शेड कर दूं मैं ताकि आपको पता चल जाए। आपको पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये C है ये भी 90 डिग्री का होगा। अब जब ये C 90 डिग्री का है तो BCD तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल का नाम आता है तो एक चीज ध्यान में आती है, वो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। याद है ना आप लोगों को, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, है ना। चलिए तो हम वही करते हैं यहाँ पर। तो ट्राइंगल BCD में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब सब चीजें मैंने ऊपर निकाल रखी हैं, देखो क्वेश्चन में BD था मेरे पास x प्लस 60 तो इसका होल स्क्वायर, BC था मेरे पास x प्लस 30 तो इसका होल स्क्वायर, और CD था मेरे पास x तो x का स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक? अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो 2a की जगह a और b की जगह b, में भी यही करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह आप ये इंटू में ना आगे पीछे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर भी 60 और x लिख दिया, 60 पहले और x बाद में, आप चाहो तो x पहले और 60 बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे है। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कट हो गया, 60 का स्क्वायर मतलब 3600 हो गया, और यहाँ पर आ गया 120x, 30 का स्क्वायर मतलब 900 हो गया, और यहाँ पर आ गया 60x, प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे है। ऐसा करते हैं, सारी टर्म को एक साइड ही कर लेते हैं। तो 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं माइनस, मैं 3600 और उनको भी दूसरी साइड पर ही ले गई हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 900 और 3600 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2700 आएगा, ठीक है। 60x और 120x को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 60x आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0 बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद सॉल्व करना तो बहुत आसान है, बहुत सारे मेथड हमारे को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो हम मिडल टर्म स्प्लिट ही लगा रहे हैं, 60x है, तो इसको इन दो तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 60x है, लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का 2700 एक्स स्क्वायर है। तो 90 और 30 ले लें, 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, x कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 90 बचा, 30 कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 90 बचा, ठीक है। तो x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 90 को 0 के इक्वल रख दिया, और एक बार हमने क्या किया, x प्लस 30 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू 90 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 30। तो देखो x तो आपने अपनी शॉर्टर साइड मानी थी ना, और साइड तो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसका मतलब ये मेरे लिए नॉट पॉसिबल है। तो शॉर्टर साइड मेरे पास आ गई उस फील्ड की। अब वो कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है। लॉन्गर साइड भी निकालनी है, तो लॉन्गर साइड ऑफ द फील्ड वो थी मेरे पास x प्लस 30, तो इसका मतलब 90 प्लस 30, तो कितनी आ गई वो मेरे पास 120 मीटर। साइड से निकालनी थी, डायगोनल नहीं निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ डायगोनल नहीं निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, और आपको पता है रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, ठीक है। तो साइड्स निकालनी थी, वो हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर निकाली। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7, अभी तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 to 11, अभी 5 क्वेश्चंस और है, तो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना आप क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से समझ लीजिए और काम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम अपना नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।